नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की अहम खबरों का। मॉरिशस के प्रधानमंत्री जगन्नाथ बीते कल काशी पहुंचे थे, जहां पर पीएम ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, बहुत खुश नजर आए। आपको बता दें कि पीएम जगन्नाथ 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे हुए हैं और ये भी बता दें कि आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ की सीएम योगी के साथ होटल ताज में आज मीटिंग होगी, बातचीत होगी, बैठक होगी। इस मीटिंग में सीएम के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल होंगी। बैठक में व्यापार समेत अन्य महत्वपूर्ण मसलों पर भी द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। नितिन, हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। नितिन, इस मुलाकात को लेकर, इस बैठक को लेकर अभी क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? बताना चाहूंगा कि कल रात में ही सीएम योगी आदित्यनाथ काशी पहुंच चुके थे। वाराणसी में उन्होंने कॉरिडोर का निरीक्षण किया था, देखा था कि क्या क्या वहां पे कमियां हैं। उसके बाद जो रुकने की व्यवस्था थी प्रवीण कुमार जगन्नाथ की, उनकी सुरक्षा व्यवस्था जायजा लिया था कि कोई कमी तो नहीं रह गई है। उसके बाद फिर वहां से उन्होंने 2023 तक की जितने भी वहां पर काम चल रहे हैं उनको पूरा करने के आदेश सभी को दिया, सभी अधिकारियों को दे दिया। उसके बाद वहां से जब सुबह रुख हुआ, उन्होंने सुबह काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद आनंदीबेन पटेल राज्यपाल उनके साथ वो भी मौजूद थी। फिर उन्होंने वार्ता करी, मुलाकात करी, जो हमारे प्रधानमंत्री मॉरिशस से आए हुए थे उनसे मुलाकात करी जगन्नाथ से। और मुलाकात करने के दौरान उनकी सारी चीजों को परखा, जाना कि किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं होने पाई है। उनसे बात करने के बाद उन्होंने ये कहा कि अब आगे क्या करना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ माथा देखना चाहता हूँ काशी विश्वनाथ के। तो उन्होंने साथ में ही दर्शन किए काशी विश्वनाथ के और उसके बाद फिर वहां से बैठक करने की बात चल रही थी। अब बैठक उनकी चल रही है इस समय मौजूदा में, और बैठकों में ये जानकारी ली जा रही है कि भारत को क्या चीजें चाहिए जो मॉरिशस उनको दे सकता है, उत्तर प्रदेश को कौन सी चीजों की जरूरत है जो मॉरिशस उनकी सहायता कर सकता है। क्योंकि जिस तरह से वो आए हुए थे, बुधवार को वो 6:10 पर पहुंचे, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे थे। वहां से उनका स्वागत जिस तरह से हुआ था तो उसको देखते हुए काफी खुश थे, क्योंकि काशी में लगातार डमरू बजते रहे उनके स्वागत के समय। तो ये देखकर उनको काफी अच्छा लगा। और जिस तरह से यहाँ पर भारत में उनके लिए जो कि संस्कार को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ पर संस्कार भूमि है, देवभूमि कही जाती है भारत। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जितने भी काशी के दर्शन किए, ये जगह जगह पर काशी के शिव मंदिर है। आपको बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा काशी में शिव मंदिर एक साथ बने हुए हैं जिनके उन्होंने दर्शन किए। उससे पहले उन्होंने सुबह बृहस्पतिवार को गंगा नदी में अपने पिता की अस्थियों को विसर्जित किया। जो पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध उनके पिताजी थे, जगन्नाथ जी ने उनकी अस्थियों को विसर्जित करके उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया, उसमें गंगा स्नान किया। उसके बाद उन्होंने सीधे काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। उसके बाद अब वह वार्ता जो कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें निकल के आएंगी कि क्या कमियां थी, क्या नहीं कमियां थी, उन सबको वो सामने रखेंगे। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि वह काफी खुश हैं। और वह यहाँ पर आने के बाद उन्होंने ये कहा है कि ये देवभूमि है और यहाँ पर दोबारा फिर वो आने का मौका ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार के साथ वो आए हुए थे। तो उनको जो पल मिलना चाहिए था खुशी का, वो पूरा पल यहाँ पर बिताया है उन्होंने। और उसके बाद वह सीधे रुख मॉरिशस करेंगे। लेकिन उससे पहले वह वार्ता कर रहे हैं कि उनको भारत को या उत्तर प्रदेश में जो कमियां हैं, जो चीजें जरूरत हो, मॉरिशस जो उनको दे सकता है, वह चीजें बातें चल रही थी। बिल्कुल, यानी नितिन, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारत के अन्य देशों के साथ अगर बात की जाए संबंधों पर, तो उन्हें बेहतरीन और ज्यादा बेहतर करने की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है वो हमेशा रंग लाई है। और कितने बेहतर संबंध हुए हैं अन्य देशों के साथ, वो किसी से छुपा नहीं हुआ है। इसीलिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आना बहुत खुशी की बात मानते हैं, सौभाग्य की बात मानते हैं। उन्होंने खुद कहा यहाँ की संस्कृति उन्हें बहुत पसंद है और यहाँ वो अपना एक, क्योंकि उनका जो घर है, पैतृक घर है, वहां पर आकर बहुत खुश वो होते हैं, उत्साहित होते हैं। अपने परिवार के साथ हमेशा उनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन इस बार जब नितिन वो पहुंचे यहाँ पर, बहुत उत्साहित नजर आए, खुशी से पूरे भरपूर नजर आए, क्योंकि जिस तरह से उनका भव्य स्वागत किया गया, डमरुओं की गूंज, जैसा आपने बताया कि उन्होंने सुनी, तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया, बड़े बड़े पोस्टर बैनर भी लगाए गए थे उनके और उनकी धर्मपत्नी के। तो उत्साहवर्धक वो होने लगा और जिस तरह से सभी ने उनका स्वागत किया, उससे उनकी खुशी का एहसास देखते ही बन रहा था। बिल्कुल नेहा जी, जिस तरह से बड़े बड़े होल्डिंग और बैनर लगाए गए थे उसको देखकर वो काफी प्रफुल्लित हुए थे, खुश नजर आए। और डमरू की आवाज से उनको बहुत अच्छा प्रतीक लग रहा था कि वो उनको ये महसूस ही नहीं हो रहा था कि वो बहुत दिनों बाद आए। उनको लग रहा था कि वो आते जाते रहते। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही लोहा मनवाने का कहा जा सकता है कि उनकी वजह से ही सब लोग, अब जो जितने भी, जैसे इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री आए हुए थे, अब मॉरिशस के आए हुए, तो लगातार कहीं ना कहीं के प्रधानमंत्री
भारत आ रहे हैं और देवभूमि दर्शन कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यह प्राचीन मंदिर माना जाता है, सबसे पुराना है काशी देवनाथ। तो यहाँ की प्राचीनता इसकी बताई नहीं जा सकती है। तो इसको कहीं ना कहीं उन्होंने देखा है, परखा है और अपने परिवार के साथ दर्शन किया। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर अच्छा लगता है, इसीलिए वह रुख करा है उन्होंने। और आगे के लिए भी बातें कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को या भारत को उनके लायक जो भी जरूरतें हो वो पूरी करने के लिए सक्षम है। और वो ये बात कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ चीजें निकल कर सामने आए। सीएम योगी आदित्यनाथ से बात हो रही है, आनंदीबेन पटेल भी है, राज्यपाल वो भी अपनी कुछ बातें रख सकती हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह होती है कि मॉरिशस उनको क्या देता है, क्योंकि जिस तरह से वो यहाँ पर आकर उनको काफी अच्छा लग रहा है, तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। बिल्कुल नितिन, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। तो कई अहम मुद्दों पर आज बातचीत होगी और आपको ये भी बता दें कि बहुत ज्यादा खुश नजर आए प्रधानमंत्री मॉरिशस के, जब वो उत्तर प्रदेश पहुंचे, काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और जिस तरह से उनका भव्य स्वागत किया गया उससे बेहद उत्साहित भी नजर आए। और उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बीती रात वाराणसी पहुंचे। ये भी बता दें आपको कि सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। आज सीएम योगी बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों का अवलोकन उनकी तरफ से किया जाएगा। और ये भी आपको बताते चले कि कई अहम मुद्दों पर उनकी बातचीत जो है वो होगी मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ के साथ होटल ताज में। मीटिंग के समय राज्यपाल आनंदीबेन भी उनके साथ होंगी और तमाम अहम मुद्दों पर इस दौरान बातचीत संभव है। बढ़ते आगे, 200 करोड़ से ज्यादा का कैश रखने वाले इत्र कारोबारी पीयूष जैन को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि 26 दिसंबर 2021 को पीयूष जैन जो कारोबारी हैं, इत्र कारोबारी, उनके घर डीआरआई की टीम पहुंची थी, जहां पर छापेमारी के दौरान टीम को 200 करोड़ से ज्यादा का कैश और 23 किलो सोने की बरामदगी हुई थी। इस मामले में आरोपी पीयूष जैन की जमानत अर्जी को प्रभारी विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया है। डीआरआई टीम ने कहा कि अगर पीयूष जैन जेल से छूटा तो दोबारा व्यापारी तस्करी में लिप्त हो जाएगा और इसी के चलते इस जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। तो इत्र व्यापारी पीयूष जैन को बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत अर्जी को फिलहाल खारिज कर दिया गया है और जो कहा गया है इसके पीछे कारण वो ये कि अगर उन्हें छोड़ दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है, तो वो दोबारा इस तरह की तस्करी में लिप्त हो जाएगा। लगातार हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, इस पूरी खबर पर क्या अपडेट मिल पा रहा है? पीयूष जैन, उनकी जमानत अर्जी को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा नेहा जी, कानपुर का पूरा मामला है। कानपुर से लेकर कन्नौज वाले घर तक करोड़ रुपए जो मिले टैक्स चोरी में आरोप में जो बंद है पीयूष जैन, उन पर कहीं ना कहीं ये जो अर्जी लगाई हुई थी जमानत अर्जी वो खारिज कर दी गई है। और ये बताया जा रहा है कि देश विदेश तक अपने काले धन को खजानों को सुर्खियों में आने से पहले कुबेर पीयूष जैन से बड़ी खबर आ रही थी, जिस पर लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आपको सबसे महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा कि कानपुर के जो कुबेर पीयूष जैन है, उनसे सबसे बड़ी खबर ये है कि कन्नौज वाले घर में करोड़ रुपए जो मिले टैक्स चोरी में आरोप में जो जेल में इत्र कारोबारी पीयूष जैन गए हुए थे, उनसे पूछताछ में कई चीजें सामने खुलकर आई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि डीजीजीआई अहमदाबाद के जो अधिकारी पीयूष जैन से पूछताछ करने लगे तो वह अचानक बीमार भी हो गए थे, जिसकी वजह से इत्र कारोबारी पीयूष जैन से होने वाली पूछताछ टल गई थी। लेकिन उसके बाद जो चीजें खुल के आई हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि जेल में बंद होने के बाद भी पीयूष जैन से पूछताछ करने वाले डीजीजीआई अहमदाबाद यूनिट के विवेचक शंभुनाथ बीमार हो गए थे, लेकिन अब वह अहमदाबाद से भी लौट चुके हैं। इसकी वजह से पीयूष जैन से होने वाली पूछताछ टलती जा रही है। लेकिन जिस तरह से उनसे रिमांड पर जो चीजें सामने निकल के आई हैं उनको देखा जा रहा है और परखा जा रहा है, क्योंकि उनका जो करोड़ रुपए का जो कारोबार है उसकी जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि 196 करोड़ रुपए कैश मिले थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है कि 196 करोड़ रुपए कैसे आए थे, ये कैसे जुटाए गए थे। इत्र कारोबारी पीयूष जैन जो लगातार जेल में बंद है, वो उन्होंने इसी को लेकर वो जमानत डाल रखी थी, जमानत खारिज कर दी गई। लेकिन बताया जा सकता है कि जिस तरह से उन्होंने कच्चा माल खरीदने से में इनवॉइस जो लिया था, उसमें माल बेचने को लेकर जो
नमूने निकले थे उनको देखा जा रहा था कि क्या माल इनका था। वहीं 14 दिन जो रिमांड पे इनको लिया गया था तो उसमें ये चीजें निकल के आई थी सामने कि पीयूष जैन ने कहां कहां माल बेचा है और कहां कहां से लिया है। तो उनको भी देखा जा रहा है कि इस पूरे मामले में कौन लोग इन्वॉल्व है, क्योंकि वहीं 23 किलो सोना भी इनके पास से मिला हुआ था। तो उसको भी देखा जा रहा है कि 23 किलो सोना जो था बहुत ज्यादा मात्रा में था। उस पर जांच कर रही कस्टम विभाग, इस पर लगातार लगा हुआ है और राजस्व विभाग लगा हुआ है। लेकिन सब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पीयूष जैन की मुश्किलें अभी थमी नहीं और बढ़ने का नाम ले रही, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जमानत अर्जी लगा रखी थी वह पूरी तरह से खारिज कर दी गई है। अब आगे के लिए डेट निर्धारित करी जाएगी या देखा जाएगा। जी तो यानी नितिन, ये तो तय है, चाहे इस तरह के सोना तस्करी के मामले हो, इस तरह का पूरा पैसे का कोई भी मामला हो, तो उसमें अब उत्तर प्रदेश सरकार सख्त हो चुकी है। इस तरह के किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि पीयूष जैन की जमानत अर्जी को जो खारिज कर दिया गया है, जो तर्क दिया गया है वो ये दिया गया है कि अगर उन्हें छोड़ दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है, तो फिर वो इस तरह के मामले में, इस तरह की तस्करी में लिप्त हो सकता है। बिल्कुल नेहा जी, आपको बताना चाहूंगा कि पीयूष जैन के पास जो जिस तरह से धन मिला है वह बहुत ही ज्यादा धन मिला है और जितना सोना मिला है जिसकी अपेक्षा नहीं करी जा रही थी, वो सोना आखिर इतना अर्जित कैसे हुआ है। इसीलिए उनके सारे ठिकानों को खगाला जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पूरे भारत में इनका कहीं ना कहीं धन छुपा हुआ है। जो इनके लिंक बने हुए थे, तार तो तार जो जुड़े हुए थे, उनको खगाला जा रहा है, क्योंकि इसीलिए जमानत इनकी जो है वो खारिज कर दी गई है। और पुलिस पूरी तरीके से लगी हुई है, खुफिया एजेंसी लगी काम कर रही है, क्योंकि जितनी रकम बताई जा रही है, मापी जा रही है, बहुत ज्यादा रकम बताई जा रही है, जिसको सरकार अपने जब्त करेगी और सरकारी खजाने में जा भी सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अर्जी इन्होंने लगाई थी वह किस बेस पर लगाई थी। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनका कहना है कि मैं काफी समय से बीमार चल रहा हूं, मुझे जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन उनके वकील ने जो अर्जी दे रखी थी उसको सीधे तौर पर जज ने खारिज कर दिया है और ये कहा है कि अभी इसका पूरा ब्यौरा चल रहा है, इसकी जांच जब तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक उनको जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि 2-3 महीने में उनको जमानत मिल जाए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बीमारी का मेडिकल लगा रखा है उस पर कहीं ना कहीं फोकस किया जा रहा है। पुलिस भी उसको देख रही है, जांच पड़ताल कर रही है। अगर वो सच में मेडिकल उनका कारगर साबित होता है तो उनको जमानत मिल सकती है। जी चलिए नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पीयूष जैन की जो मुश्किलें हैं वो अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि इस विवादित ढांचे के नीचे ज्योतिर्लिंग है। यही नहीं, ढांचे की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र भी प्रदर्शित हैं। साथ ही यह भी दावा किया जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने 1664 में नष्ट कर दिया था। फिर इसके अवशेषों से जो अवशेष थे उनसे मस्जिद बनवाई, जिसे मंदिर की जमीन के एक हिस्से पर ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। बताते चले कि इस विवाद को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का विरोध किया गया था। कोर्ट कमिश्नर को मौके पर जाकर निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करनी थी, जिसका विरोध किया गया है। वहीं कोर्ट ने कहा कि सबूत इकट्ठा करने के लिए अगर कमिश्नर भेजा गया है तो इसमें किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। कोर्ट कमीशन भेजना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है, जिसका विरोध किया जा रहा है।
और उधर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ समाजवादी नेता शिवपाल यादव ने गुरुवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव की टिप्पणी पर आपत्ति जताई। साथ ही उन्होंने बीजेपी में न जाने पर भी बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी से मिलने वाला सपा में नहीं रहेगा। शिवपाल ने इस टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा, अगर अखिलेश ऐसा सोचते हैं तो उन्हें मुझे विधायक दल से जल्द बाहर निकाल देना चाहिए। साथ ही बीजेपी में जाने की अटकलों पर शिवपाल ने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। जब सही समय आएगा तो वो सभी को इसके बारे में बता देंगे, क्योंकि लगातार शिवपाल यादव की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज होती नजर आ रही थी और उनकी मुलाकात को लेकर ये टिप्पणी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से की गई थी, जिस पर अब उनका बड़ा बयान सामने आया। तो शिवपाल यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी में शामिल होने को लेकर जो उनकी अटकलें लगातार लगाई जा रही थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इसे लेकर उन्होंने जवाब भी दिया है, क्योंकि जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने टिप्पणी की थी उन्हें लेकर, उस पर उन्होंने नाराजगी जताई है, गैर जिम्मेदाराना उसे बताया है। आपको बता दें कि बीजेपी से मिलने वाला सपा में नहीं रहेगा, इस तरह की बात कही गई थी और इसी टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा गया कि अगर अखिलेश ऐसा सोचते हैं शिवपाल की तरफ से तो उन्हें मुझे विधायक दल से जल्द बाहर निकाल देना चाहिए। साफ शब्दों में उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी शक है, आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी और अगर मुलाकात हुई है तो वो बीजेपी में मुलाकात करने के बाद सपा में नहीं रह सकते या नहीं आ पाएंगे, तो इस तरह की जो टिप्पणी है आपकी वो गैर जिम्मेदाराना है और अगर आपको इस तरह की कोई भी चीज सही नहीं लगती है तो आप मुझे विधायक दल से तुरंत बाहर निकाल दे सकते हैं, ये बात कही गई है। साथ ही बीजेपी में जाने की अटकलों पर शिवपाल ने कहा कि इस संबंध में मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है और अगर कभी ऐसा होता है तो मैं जरूर बताऊंगा। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जी हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले एफएम न्यूज में आपका। जी नमस्कार। हरीश जी, इस पूरी हलचल को आप किस तरह से देखते हैं? शिवपाल यादव के इस बयान को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब भी इस संबंध में कोई निर्णय लेंगे वो कि आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो जरूर बताएंगे। अभी कुछ उन्होंने पूरी तरह से कहा नहीं। पहले तो हम आप ही से जानना चाहेंगे क्या जिस तरह की अटकलें हैं कि आपकी पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं, कितना इसमें सच है? क्योंकि जिस तरह से मुलाकात आपकी पार्टी में वो करते नजर आए हैं, आप मुलाकात हुई है, उसे लेकर अब अखिलेश रूठे रूठे नजर आ रहे हैं। नहीं, ये बात तो, इस बात को तो श्रीमान शिवपाल सिंह यादव जी ही बता सकते हैं कि वो ये तो काल्पनिक सवाल है ना, क्योंकि ना ऐसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से के नेतृत्व द्वारा ऐसी कोई बात कही गई है और ना शिवपाल सिंह जी द्वारा ऐसी कोई बात कही गई है। तो ये तो एक काल्पनिक बात है। जहां तक श्रीमान अखिलेश यादव जी की बात है तो उनके अपनी पार्टी का विषय है, वो उनके अपने परिवार का विषय है, तो उसमें मैं क्या टिप्पणी करूंगा? नहीं, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी चल रही, जिस तरह की अटकलें चल रही हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की कि बीजेपी से मिलने वाला सपा में नहीं रहेगा। इस बात पर आपत्ति जताई है शिवपाल जी की तरफ से। उनका कहना है कि आप विधायक अपनी पार्टी को, अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं तो अपनी पार्टी के बारे में वही निर्णय लेंगे, क्योंकि उनका अपना जो भी उन्होंने कहा है तो अपने उस पार्टी के लिए वो जो भी निर्णय लेना चाहे ले सकते हैं, उसके लिए वो स्वतंत्र है। बिल्कुल, लेकिन हरीश जी, हमारा सवाल बस ये है कि क्या हम ये माने कि शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? नहीं, इसका मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह से मुलाकात का दौर जारी है, अब समाजवादी पार्टी भी, मैंने जैसा पहले कहा कि अखिलेश यादव रूठे रूठे नजर आ रहे हैं, उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। हालांकि आपकी भी बात सही है, शिवपाल यादव ये कह चुके हैं कि अभी इस तरह की बातों में कोई सच्चाई नहीं है, जब भी कुछ ऐसा होगा तो मैं खुद आकर बताऊंगा। और अगर अखिलेश यादव को ऐसा लगता है तो वो मुझे विधायक दल से कभी भी निकाल सकते हैं। आपको क्या लगता है कि किसी तरह की इनसिक्योरिटी है? क्योंकि मुलाकात तो कोई भी किसी से कर सकता है ना। अगर मुलाकात कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई किसी पार्टी में शामिल हो रहा है।
ये मैंने कहा ना कि ये समाजवादी पार्टी का आंतरिक विषय है। उस पे मेरा कुछ कोई टिप्पणी नहीं। वो अपनी पार्टी के लिए क्या फैसला करते हैं, क्या उनकी रीति नीति है, ये तो वही बता सकते हैं ना। चलिए ठीक है हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर संभल से है, जहां की जामा मस्जिद को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि अंदर भगवान शिव का मंदिर है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि उनका कहना है कि संभल जामा मस्जिद में अगर जल चढ़ाने की कोशिश हुई तो हजारों मुसलमानों का खून चढ़ेगा और मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं करेगा और हालात बेकाबू हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने प्रशासन से समाजवादी पार्टी के सांसद रहमान ने जुम्मे की नमाज और ईद वाले दिन सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की है। तो इस तरह की बात उन्होंने कही। सपा सांसद शफीकुर रहमान का ये विवादित बयान सामने आया और कह सकते हैं कि इस तरह के बयान से माहौल को खराब करने की कोशिश उनकी तरफ से की गई। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।